गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 17 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए क्योंकि आज के जितने भी करंट अफेयर हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जिस भी डे की डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए वो सभी आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। 17 दिसंबर के करंट अफेयर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारे ही क्वेश्चन आज के सेशन में इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं आपको बोल चुका हूं। यहां पर देखिए जाकिर हुसैन से यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है या XYZ किस कला से संबंधित है। तो याद रखिएगा तबला वादक है ना। तो तबला वादक जाकिर हुसैन, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ही वॉज 73 ईयर ओल्ड, 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2023 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाल ही में इनका निधन हो गया अमेरिका में। देखिए जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यह क्वेश्चन एसएससी CHSL में पूछा गया है पहले भी। तबला वादक है, ठीक है। 73 वर्ष की आयु में हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हो गया, बहुत ही फेमस तबला वादक। निधन कहां हुआ? तो निधन हुआ है इनका अमेरिका में। फेफड़ों से संबंधित एक डिसीज के कारण इनका निधन हो गया, फेफड़ों के संक्रमण के कारण। जो डिसीज इनको हुई थी वो है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। फेफड़ों से संबंधित एक संक्रमण है जिसमें क्या होता है, नॉर्मली जो लंग्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, काम करना बंद कर देते हैं और इससे क्या होता है, जो पेशेंट है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण हाल ही में जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। इनका जन्म 1951 में हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई में। तबला वादन के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा उपलब्धियां इनकी रही है, ठीक है ना। इनके पिता अल्लाह रखा खां, ये भी बहुत ही फेमस एक तबला वादक थे और इनके पुत्र थे जाकिर हुसैन। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें देखिए पद्मश्री से सम्मानित किया था 1988 में। 1988 में पद्मश्री दिया गया, आगे चलकर पद्म भूषण दिया गया 2002 में और फाइनली पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को 2023 में। अब आपको पता है करंट अफेयर के सेंट्रल के एग्जाम में है ना 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में पद्म विभूषण मिला और 2024 में अब इनका निधन हुआ दिसंबर में, ठीक है। अदर जो इन्हें सम्मान या अवार्ड दिए गए इनकी बात करें तो संगीत नाटक अकादमी 1990 में इन्हें दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन को। इनके अलावा कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का नेशनल स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मान है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया था 2006 में। और एकेडमी रत्न अवार्ड जो कि संगीत नाटक अकादमी देता है, इनके द्वारा दिया गया था 2019 में। ग्रैमी अवार्ड में प्लेनेट ड्रम एल्बम के लिए बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक का ग्रैमी अवार्ड इन्हें 1992 में मिला था। ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का ग्रैमी अवार्ड इन्हें 2009 में मिला। इवन 4 फरवरी 2024 को जो ग्रैमी अवार्ड दिए गए थे उसमें भी जाकिर हुसैन को 3 पुरस्कार मिले थे अलग अलग कैटेगरी के। तो ग्रैमी अवार्ड तो 2024 में दिया ही गया है, इसके अलावा जो हमारे नेशनल लेवल के अवार्ड हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। इनके ऊपर वैसे तो काफी सारी बुक्स लिखी गई है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक। इसे लिखा है नसरीन मुन्नी कबीर ने, ठीक है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जिससे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, अभी मैंने आपको बताया फेफड़ों से संबंधित एक डिसीज है ना। श्वसन प्रणाली को नॉर्मली प्रभावित करता है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और जब सांस नहीं चल पाती है तो पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी निधन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024-25 की विजेता है? तो आपको पता है सैयद मुश्ताक अली, पहला तो यह समझिए कि क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिता है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024-25 का हाल ही में आयोजन किया गया था, जिसमें मुंबई की टीम, मुंबई की जो क्रिकेट टीम है वो विनर रही और इसने फाइनल में मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम को हराया है। तो सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट ट्रॉफी 2024-25 में विनर हो जाती है मुंबई की टीम और रनर अप हो जाती है मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम। एक रेफरेंस क्वेश्चन यहां पर मैं आपको देता हूं, एसएससी एमटीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तब 2021-22 की ट्रॉफी पूछी गई थी, अब 2024-25 की हमको याद रखनी पड़ेगी। आयोजन कहां पर? तो देखिए जो फाइनल मैच था वो खेला गया था बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, मध्य प्रदेश और मुंबई की टीम के मध्य में। मुंबई की टीम ने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसके पहले 2022 में भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब मुंबई की टीम ने ही अपने नाम किया था, अब एक बार फिर से जीता। मुंबई क्रिकेट टीम के कोच थे अजिंक्य रहाणे और मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच थे रजत पाटीदार। यहां पर 17th एडिशन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 2024-25 के लिए। 17वां एडिशन था, विनर मुंबई, रनर अप मध्य प्रदेश। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अजिंक्य रहाणे, मुंबई के लिए कैप्टन हैं और सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने ही बनाए 469। और मोस्ट विकेट की बात करें तो जगजीत सिंह है, चंडीगढ़ के लिए खेलते हैं, 18 विकेट इन्होंने लिए हैं सबसे ज्यादा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। ठीक है, घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। भारत के जो स्टेट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी टीमें पार्टिसिपेट करती है। शुरुआत की गई थी 2006-2007 में, पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी था। बीसीसीआई इसका आयोजन करवाती है। लास्ट ईयर 2023-24 में इसका खिताब पंजाब क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया था और अब 2024-25 का खिताब किसने जीता? 17वां एडिशन ये जीता है मुंबई क्रिकेट टीम ने। रनर अप कौन? मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम। डन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए ल्यूसेंट स्टैटिक जीके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जहां पर ल्यूसेंट का जितना भी जीके जीएस है वो आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा ल्यूसेंट जीके यहां पर स्टैटिक जीके आपको क्लियर किया गया है। वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, हर टॉपिक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको यहां पर अवेलेबल होगा। इसके अलावा काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको जीएस जीके से रिलेटेड यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो दोनों की ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से लिंक पर क्लिक करके अपने कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, काफी नॉमिनल चार्जेस है आप सभी के लिए। आपको पता है हर एग्जाम में ल्यूसेंट स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आपके लिए स्पेसिफिक यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा स्टैटिक जीके ल्यूसेंट का यहां पर कवर करवाया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की लिंक मिल जाएगी और अगर आपको कोई भी हर्डल आता है, कोई भी डाउट आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर पे दिया गया है, हमारी टीम से आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस स्थान पर स्थापित किया गया? देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। डायबिटीज बायो बैंक, अब आपको समझना पड़ेगा कि सर ये है क्या, बायो बैंक क्या है? तो देखिए बायो बैंक एक ऐसी फैसिलिटी होती है, एक ऐसा जगह है ना, कुछ भी हो सकता है वो, कोई भवन हो सकता है, एक ऐसी जगह लेबोरेटरी टाइप, ऐसी जगह पर जहां पर बायो सैंपल्स जो होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, सिक्योर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लड हो, यूरिन हो या फिर अन्य जैविक पदार्थ, उनको सिक्योर रखा जाता है। इन फ्यूचर रिसर्च के लिए इन सभी चीजों को यूज किया जाता है। तो अभी डायबिटीज के जो पेशेंट है उनके लिए डायबिटीज बायो बैंक, मतलब डायबिटीज के पेशेंट का ब्लड, यूरिन है ना, अन्य जो जैविक पदार्थ है उनको कलेक्ट किया जाता है, सिक्योर किया जाने के लिए पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है,
यह देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक है, ध्यान रखना। फायदा क्या होगा? तो देखिए, डायबिटीज आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली क्या होता है, डायबिटीज पर रिसर्च करने के लिए इन फ्यूचर पुराने सैंपल्स की अगर जरूरत पड़े डायबिटीज के पेशेंट की, तो यहां पर क्योंकि इनको सिक्योर किया गया है तो इनका यूज किया जा सकता है भविष्य में किसी अन्य प्रकार की खोज के लिए, ताकि डायबिटीज के लिए और ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन, टीके कुछ विकसित किए जा सके, है ना। डायबिटीज के कारण क्या क्या हो सकते हैं इनके बारे में रिसर्च हो सके, बायोमार्कर्स की पहचान की जा सके, बॉडी में जो बदलाव का संकेत देते हैं, है ना, बायोमार्कर्स, उनकी पहचान की जा सके, उनके ऊपर रिसर्च की जा सके, और भी रोगियों के बायो सैंपल्स की सुरक्षा करना, है ना, रिसर्च में यूज करने के लिए। तो यह है डायबिटीज बायो बैंक, देश का पहला। कहां स्थापित किया गया? तमिलनाडु के चेन्नई में। डायबिटीज बहुत ही कॉमन डिसीज है पूरे वर्ल्ड में और बहुत ही खतरनाक, ठीक है ना, मतलब बेकार बीमारी। डायबिटीज कब होती है? जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी हो जाने के कारण, या इंसुलिन जब बॉडी में सही रिएक्ट नहीं करता, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। जो शुगर एनर्जी में चेंज हो जाना चाहिए थी, वो शुगर जब ब्लड में बढ़ती है तो थकान फील होती है और फिर दूसरे ऑर्गन भी डैमेज होते हैं, ठीक है ना। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। पहले तो ये समझो कि इंसुलिन क्या है। बॉडी में इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियाज में एक बीटा सेल होती है, वहां उसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो पेनक्रियाज या अग्नाशय से उत्पादित होता है बीटा सेल्स के द्वारा। अगर ये उत्पादन बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। इंसुलिन को बाहर से इंजेक्ट किया जाता है ताकि ब्लड में शुगर को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो यह है एक डायबिटीज। आपको यह पता होना चाहिए कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। उसके भी दो टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। इतना ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे हम, लेकिन इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है, कौन से ऑर्गन में होता है, ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा पेनक्रियाज या अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। कौन सी कोशिका करती है? तो बीटा सेल। निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर भारत ने विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब इंडिया की टीम ने चाइना को फाइनल में हराकर जीता है। इंडिया की जो महिला हॉकी टीम थी जूनियर, उसने फाइनल में चीन की हॉकी टीम को हराकर विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया, ठीक है। आयोजन कहां हुआ था? यह भी एक क्वेश्चन है। तो आयोजन हुआ था ओमान के मस्कट में, इसकी हमने बात की थी। ओमान के मस्कट में आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबला इंडिया और चाइना के मध्य था। इंडिया विनर रही और चाइना रही है रनर अप विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में। देखिए, इस साल 2024 में यह 9th एडिशन है विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का। आयोजन ओमान के मस्कट में। चैंपियन इंडिया रही, दूसरी बार इंडिया ने यह टाइटल अपने नाम किया है, और रनर अप रही चाइना, ठीक है। टॉप स्कोरर कौन? तो सबसे ज्यादा जिन्होंने गोल किए हैं वो है दीपिका सहरावत, इंडियन हॉकी प्लेयर। 12 गोल पूरे टूर्नामेंट में दीपिका सहरावत ने किए। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही दिसंबर 2024 में जो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप आयोजित किया गया था ओमान के मस्कट में, इसमें इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता था। और अब विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब इंडिया की टीम ने फाइनल में चाइना को हराकर जीता है, ठीक है। 21 वर्ष से कम उम्र के जो हॉकी खिलाड़ी होते हैं ना, उनका एक टूर्नामेंट है, हॉकी टूर्नामेंट है, एशिया के देशों के मध्य में खेला जाता है। शुरुआत की गई थी विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप की 1992 में, है ना। एशियन हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, और 2023 में जो लास्ट ईयर आयोजित किया गया था उसमें भी इंडिया की ही जो विमेन हॉकी जूनियर टीम है वो विनर रही थी, और 2024 में ही इंडिया विनर रही है, ठीक है। दूसरी बार लगातार हमने ये खिताब जीता है। भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत का एक प्रोजेक्ट है जिसे ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, इसने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है, और यह प्रोजेक्ट है श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट अयोध्या।
अवार्ड क्या है और प्रोजेक्ट को क्यों दिया गया, यह समझना पड़ेगा। देखिए, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट। एक्चुअल में श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट जो था ना, वो L&T कंपनी के पास था, लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी के पास था जब इसने मंदिर का निर्माण किया। तो एक्चुअल में जो सेफ्टी मैनेजमेंट है और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसका पूरी तरीके से इसने पालन किया। कोई भी अप्रिय घटना यहां पर देखने को नहीं मिली, जबकि बहुत ही बड़ा निर्माण था। ठीक है, तो लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी जिसने श्री राम मंदिर का निर्माण किया है, इसे नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा गोल्डन ट्रॉफी से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इन्हें जो ट्रॉफी दी गई वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड है, 2024 में दिया गया। ठीक है ना, सुरक्षा उपायों को बहुत अच्छी तरीके से लागू करने के लिए। यहां पर ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटेन का, जो कि ये अवार्ड देता है वर्ल्ड में किसी ऐसे प्रोजेक्ट को जिसने काम करते वक्त सेफ्टी स्टैंडर्ड का पूरी तरीके से पालन किया हो, सेफ्टी जो मैनेजमेंट उसमें बहुत ही अच्छा काम किया हो, तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को अवार्ड देता है। अब प्रोजेक्ट जिसने बनाया, प्रोजेक्ट जिस कंपनी का था, उसको सम्मानित किया जाता है। तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का ये जो अवार्ड है, ये किसको दिया गया? L&T कंपनी ने ये अवार्ड हासिल किया है। ठीक है, तो गोल्डन ट्रॉफी दी जाती है इस अवार्ड के तहत। अवार्ड का नाम क्या है? तो अवार्ड का नाम है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड। L&T कंपनी को दिया गया श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट के लिए। निम्न में से कौन सा 38th नेशनल गेम्स का मैस्कॉट है? तो 38वें नेशनल गेम्स के मैस्कॉट की यहां पर बात की गई है। आपको पता है इस साल जो 38वें नेशनल गेम्स है ना, उसका आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। लास्ट ईयर 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था गोवा में, तो गोवा में 2023 में आयोजित किए गए थे। अब 38th नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा कहां पर? तो ये आयोजित किए जाएंगे 2025 में उत्तराखंड में। अब हाल ही में 38th नेशनल गेम्स का एक मैस्कॉट जारी किया गया है और मैस्कॉट का नाम है मोनाल। क्या है? मोनाल। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल, इसके नाम पर मैस्कॉट को रखा गया है, इससे प्रेरित होकर बनाया गया है। देखिए, 37th नेशनल गेम्स का मैस्कॉट भी SSC दिल्ली पुलिस में 2024 में पूछा गया था। तो 37th नेशनल गेम्स का मैस्कॉट की बात करें तो यह मोगा था। जब गोवा में आयोजित किया गया था तो मोगा था 2023 में। ठीक है, और अब 38th नेशनल गेम्स कहां आयोजित किए जाएंगे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट ईयर होंगे ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक। हाल ही में उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने 38th नेशनल गेम्स का लोगो, एंथम, जर्सी और जो मशाल है उसको लॉन्च किया है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मैस्कॉट ही होता है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैस्कॉट है मोनाल, उत्तराखंड राज्य के राज्य पक्षी से प्रेरित है मोनाल। ठीक है, और जो एंथम बनाया गया है 38th नेशनल गेम्स का, उसकी जो लाइन है वो है संकल्प से शिखर तक। एंथम 38th नेशनल गेम का, और मैस्कॉट हो गया मोनाल, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है ना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 37th नेशनल गेम्स जिसका मैस्कॉट मोगा था, इसका आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2023 में किया गया था गोवा राज्य में। यहां पर मेडल टेली में पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा था, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। कितने? 228। सेकंड पर रहा था सर्विसेज 126 मेडल के साथ, और थर्ड पर रहा था हरियाणा टोटल 192 मेडल के साथ। अब यहां पर एक और चीज कि नेशनल गेम्स में जो पहले स्थान पर रहता है ना मेडल टेली में, उसे राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो 37th नेशनल गेम्स में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किसको दी गई होगी? महाराष्ट्र राज्य को। ठीक है ना, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे, और मेडल टेली में 37th नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा था। डन। आगे, केंद्र सरकार ने इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की है? तो अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा देने के लिए, इसके माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए
ट्रांसपोर्ट का एक साधन है, जैसे रोड होता है, रेलवे होता है, वैसे ही होता है इनलैंड वाटरवेज, ताकि वस्तुओं का जो मालवाहक वस्तुएं होती है यात्रियों को भी ले जा सकते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से एक योजना सेंट्रल ने हाल ही में शुरू की है, इसका नाम है जलवाहक स्कीम या जलवाहक योजना। सर समझ नहीं आया, ये इनलैंड वाटरवेज क्या है? पहले तो इसको समझो। देखिए क्या होता है, एक इनलैंड वाटरवेज मतलब ये है जल मार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग हो सकता है। जलमार्ग के साथ समुद्री जलमार्ग की बात नहीं हो रही, बल्कि लैंड के अंदर किसी नहर के माध्यम से, नदी के माध्यम से, है ना, अन्य किसी जलीय संरचना के माध्यम से लैंड के अंदर की तरफ, भूमि के अंदर की तरफ जो जल मार्ग बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है इनलैंड वाटरवेज। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। भारत में गंगा नदी एक बहुत ही बड़ा जलमार्ग है। पता है गंगा नदी का जो जलमार्ग है ना, वो नेशनल वाटरवेज 1 कहलाता है, NW1। गंगा नदी के रास्ते से जहाज जो है ना, मालवाहक जहाज, वो इलाहाबाद से कोलकाता तक जा सकते हैं। प्रयागराज, पटना, ये सब बीच में ही है। पटना से लेकर कोलकाता, हल्दिया तक जा सकते हैं मालवाहक जहाज, पोर्ट तक जा सकते हैं, कोलकाता पोर्ट तक, ठीक है। तो उसके माध्यम से कोयला, खाद्य पदार्थ या फिर अन्य जो गुड्स हैं उनको सप्लाई किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली भारत का सबसे लंबा वाटरवेव है, इनलैंड वाटरवेव। इसकी टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ये जाता है। इसे कहा जाता है NW1, नेशनल वाटरवे 1। जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, ये नेशनल वाटरवे है। समझ में आया? तो अब इस तरीके से देश में मालवाहक जहाजों की आवाजाही को बढ़ाना इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से, इसको बढ़ावा देने के लिए जो केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री है वर्तमान में, सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने कोलकाता से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट, गुड्स के ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जल वाहन स्कीम को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? देखिए, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, वस्तुओं को, वो भाई सस्ता पड़ता है, सुरक्षित भी रहता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहता है। नदी की धारा के साथ बहने दो ना, ठीक है। कहीं कहीं हमको डीजल की जरूरत पड़ सकती है, जो हम नाव, शिप जो भी लेके जा रहे हैं, पर जब धारा के साथ बहते हो ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो नॉर्मली उसमें आपको फ्यूल कम ही लगेगा। धारा के साथ बहते जाओ, तो यहां पर आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली मिला, जल्दी पहुंच जाएगा, सुरक्षित भी है, सस्ता भी है। इसके अलावा जलमार्ग का विकास और सुधार किया जा सकेगा, जिससे माल यातायात को इन क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा, है ना। और ये इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से काफी सारे प्लेसेस जुड़ जाएंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं इनलैंड वाटरवेज के, तो इन्हीं को विकसित किया जाएगा और इसके लिए जलवाहक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TPP, इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है ब्रिटेन। कौन बना? ब्रिटेन। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, एक रेफरेंस क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। देखिए है क्या, इसको समझना पड़ेगा। तो ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। अभी तक कोई भी यूरोप का देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का मेंबर नहीं है। इसमें अभी तक 11 मेंबर थे, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। तो ये 11 मेंबर है जो कि कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशियन के आसपास के आपको दिखाई देंगे। अब यूरोप का देश जो पहली बार ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हुआ, यह बना ब्रिटेन, और टोटल मेंबर कंट्री हो गई है अब ब्रिटेन को मिलाकर 12। ये क्या समझौता क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक्चुअल में है क्या? इस समझौते की शुरुआत देखिए 2015 में हुई थी, और ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है किन देशों के मध्य में? जो कि पैसिफिक ओशियन के तटों पर स्थित है, ऐसे देशों के मध्य में।
ऐसे देशों के मध्य में कमर्शियल रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, लेबर, है ना, इन क्षेत्रों में आपस में मिलकर सहयोग स्थापित करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया और इसे नाम दिया गया कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। वैसे जब शुरू हुआ ना 2015 में, तब इसमें 12 ही मेंबर थे, यूएसए भी शामिल था, लेकिन आगे चलकर यूएसए हट गया। तो यूएसए हट गया तो 11 बचे। अब यूरोप का जो देश इसमें जुड़ा वो है ब्रिटेन, और टोटल मेंबर एक बार फिर से हो जाते हैं कितने, 12। 2015 में 12 मेंबर थे, 2017 में यूएसए बाहर हो गया था, तो 11 बचे और अब ब्रिटेन जुड़ा 12। आगे बढ़ेंगे। पूर्व फुटबॉलर मिखाइल कावेलाशविली किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए? तो मिखाइल कावेलाशविली ये नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं जॉर्जिया के, जो कि एक यूरोपीय देश है। जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट मिखाइल कावेलाशविली, ये है मिखाइल, ठीक है। नॉर्मली हाल ही में देखिए यूरोपीय देश जॉर्जिया में नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि भाई निर्विरोध इनको प्रेसिडेंट चुना गया, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने राष्ट्रपति इलेक्शन का बहिष्कार किया। तो जब कोई आया ही नहीं सामने, अपोनेंट था ही नहीं, तो निर्विरोध चुने गए, अनअपोज प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कौन, मिखाइल कावेलाशविली, किस देश के, जॉर्जिया के। अभी तक जॉर्जिया के प्रेसिडेंट के पद पर सलोमी जोराबिचविली थे। नाम थोड़े से बड़े बड़े हैं, अलग हैं, तो प्रेजेंट वाले याद कर लेना जो बने हैं। तो जॉर्जिया के सलोमी के बाद अब नए प्रेसिडेंट कौन बने, मिखाइल कावेलाशविली। जॉर्जिया की बात करते हैं, यूरोपीय देश है। तिब्लिसी यहां की वर्तमान में कैपिटल है। जॉर्जियाई लॉरी यहां की ऑफिशियल करेंसी है, और इराकली कोबाखिद्जे यहां के पीएम के पद पर है। मेरे को पता है ऐसे नाम याद नहीं होंगे आपको, इसलिए जॉर्जिया के नॉर्मली क्या होता है कि पूछे भी कम जाते, अगर प्रेजेंट प्रेसिडेंट बने तो याद कर लेना, काम हो जाएगा, मिखाइल को याद कर लेना, ठीक है। अगर हम मैप पर लोकेशन देखते हैं तो यह है जॉर्जिया। इसके पड़ोसी देश में उत्तर में देखने को मिलता है रशिया, ठीक है। पूर्व में आते हैं तो इधर देखने को मिलेगा अजरबैजान। दक्षिण में आएंगे तो आर्मेनिया, और पश्चिम में जाएंगे दक्षिण पश्चिम में तो तुर्की है, टच होता है जॉर्जिया से। और इसके पश्चिम में देखें तो ब्लैक सी से ये अपनी बाउंड्री बनाता है जॉर्जिया। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के सेक्रेटरी जनरल चुने जाने वाले, महासचिव चुने जाने वाले पहले व्यक्ति की बात करें, पहले इंडियन की बात करें, तो ये बने हैं हाल ही में राजीव मेहता। कौन बने हैं? राजीव मेहता, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हाल ही में फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में राजीव मेहता को एशियाई फेंसिंग कन्फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया, और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जो कि सेक्रेटरी जनरल बने हैं किसके? एशियाई फेंसिंग कन्फेडरेशन के, याद रहेगा। इसके अलावा राजीव मेहता का एशियाई फेंसिंग कन्फेडरेशन के महासचिव के रूप में जो कार्यकाल है वो 4 साल का होने वाला है। 2024 में अभी इलेक्ट हुए, अब 4 साल तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। एशिया में तलवारबाजी, है ना, फेंसिंग काफी आपने देखा होगा, है ना, व्हाइट पूरा पहनते हैं सूट वगैरह, और फिर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो एशिया में फेंसिंग खेल की गवर्निंग बॉडी है एशियन फेंसिंग कॉन्फेडरेशन। स्थापना हुई थी 1988 में, और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है यूएई के दुबई में। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर शेख सलीम सुल्तान अल कासिमी देखने को मिलते हैं। प्रेसिडेंट है किसके? एशियन फेंसिंग कॉन्फेडरेशन के। और इसके सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए कौन? इंडिया के। कौन है ये? ये है राजीव मेहता, पहले इंडियन। डन। तो यहां पर 17 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को हमने समझा, डिटेल में डिस्कस किया। अब लास्ट डे के रिवीजन की बात कर लेते हैं, लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में फ्रांसवा बायरू को किस देश का पीएम नियुक्त किया गया? फ्रांसवा बायरू नए पीएम बने हैं किसके? फ्रांस के।
फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को कौन से प्लेस पर रखा गया? तो 28वें स्थान पर। दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई जेट खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए की डील साइन की? तो यह डील है 13,500 करोड़ रुपए की। विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को हर साल। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे बिहार राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? तो बिहार के डीजीपी अपॉइंट किए गए हैं कौन? तो यह है विनय कुमार। 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान भक्तों की मदद के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? तो इस चैटबॉट को नाम दिया गया कुंभ सहायक। चर्चा में रही चक्की नदी किस नदी की सहायक है? तो यह सहायक है ब्यास नदी की। निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो कौन है ये? ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाल ही में आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में भारत सहित किन 2 देशों ने भाग लिया है? तो भारत के अलावा फ्रांस और यूएई ने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 से शेंगेन क्षेत्र में कौन से देश शामिल होंगे? तो 1 जनवरी 2025 से शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देश हैं बुल्गारिया और रोमानिया, दोनों यूरोपीय देश हैं, है ना। तो ये हमारे लास्ट डे के करंट अफेयर का हमने रिवीजन कर लिया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार 1969 में दिया गया था देविका रानी रोरिक को। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम परिवर्तित किया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला गया था अगस्त 2021 में। बेस्ट फीमेल प्लेयर का बैलन डी और अवार्ड 2024 में किसे दिया गया? बेस्ट फीमेल प्लेयर का बैलन डी और अवार्ड 2024 में दिया गया था एटाना बोनमाटी को। ठीक है, एटाना बोनमाटी। डन। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमें आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? सेकेंड, शोम्पेन जनजाति भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में निवास करती है? और थर्ड क्वेश्चन, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तीनों ही क्वेश्चन को नोट कीजिए, आराम से कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।